हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ा है और उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़े से और एडवांस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आएंगे, राइट। तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि रिलेशंस क्या होता है। देखिए, दो सेट है आपके पास, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या कनेक्शन है उसको हम लोग दिखाते हैं एक रिलेशन से, उसको हम लोग दिखाते हैं रिलेशन से। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लिखूं सेट ए, सपोज दिस इज सेट ए। सेट ए में लिया मैंने जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। दिस इज माई सेट ए। अब देखो सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रीज। सेट बी मैंने लिया, सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली, ढाका, काठमांडू, कोलंबो एंड इस्लामाबाद। सेट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल, राइट। अब ये ऊपर वाला एक अलग सेट है, नीचे वाला एक अलग सेट है। ऊपर वाला कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि नीचे वाला कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है उन कंट्री की। तो मैं यहां पर जब कभी भी रिलेशन लिखूंगा तो रिलेशन मैं कैसे लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे x कॉमा y such that y is the capital of x, y is the capital of x। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, x कॉमा y is such that y is the capital of x, y x की कैपिटल है। इसका मतलब x यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री, क्योंकि x कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू a, क्योंकि कंट्री की लिस्ट किस में है, सेट a में है, इसीलिए क्योंकि x जो है वो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है और कंट्री की लिस्ट सेट ए में, इसलिए x बिलोंग्स टू ए। और y यहां पर क्या है, y इज द कैपिटल, और कैपिटल जो है वो हमने सेट बी में लिख रखा है, इसीलिए हमने लिखा यहां पर y बिलोंग्स टू b। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो ये रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, करेक्ट। नाउ अगर इसी चीज को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो अब जरा देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा। अब इंडिया का कैपिटल क्या, दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या, दिल्ली। याद रखना y इज द कैपिटल, तो y की जगह पर कैपिटल आएगा, इसलिए कॉमा के बाद y है तो यहां पर कॉमा के बाद दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो लेफ्ट साइड वाला कंट्री, कॉमा के पहले वाला कंट्री और कॉमा के बाद वाला कैपिटल। तो इंडिया का कैपिटल क्या, दिल्ली। उसी तरीके से पाकिस्तान का कैपिटल क्या, इस्लामाबाद। एंड नेपाल का कैपिटल क्या, नेपाल का काठमांडू। बांग्लादेश का क्या, बांग्लादेश का ढाका। एंड श्रीलंका का क्या, कोलंबो, राइट। तो मैंने इसी को भी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो क्या किया मैंने सेट ए एंड सेट बी के रिलेशन को इस वे में लिख दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेशन, राइट। ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा है। एक और चीज मैं आपको याद दिला देता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक शब्द आपने सुना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, दो सेट के बीच में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जैसे यहां पर मैं अगर लूं सेट ए एंड ये है सेट बी, तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या यहां पर, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और सेट बी के एलिमेंट यहां पर क्या है, दिल्ली, ढाका, काठमांडू, फिर कोलंबो एंड इस्लामाबाद। अब देखिए, इंडिया का कैपिटल दिल्ली भी हो सकता है क्या है ही, इंडिया का ढाका भी हो सकता था, कराची भी हो सकता था, कोलंबो भी हो सकता था, इस्लामाबाद भी हो सकता था। सॉरी, के इज नॉट कराची, के इज काठमांडू, ठीक है। हाँ, उसी तरीके से ये जो पी है, पी का डी भी हो सकता था, डीएच बी, के बी, सी बी, आई बी। उसी तरीके से एन का डी भी हो सकता था, डीएच भी हो सकता था, के बी, सी बी, आई बी। तो ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोले तो हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। और इसके एलिमेंट देखो क्या निकलेगा, आई डी, आई का डी के साथ, फिर उसके बाद आई का डीएच के साथ, आई कॉमा डीएच। उसी तरीके से आई का आगे किसके साथ, के के साथ कॉम्बिनेशन। एंड ऐसा होते होते लास्ट क्या निकलता, आई का आई के साथ, राइट, आई का आई के साथ ये निकला। उसके बाद P का कॉम्बिनेशन D के साथ, P का DH के साथ, इसी वे में होता, P का D, फिर P का DH के साथ एंड सो ऑन, ऐसा करके बनता। फिर उसके बाद देखिए N का बनता N का D के साथ, है ना, एंड सो ऑन। फिर N के बाद किसका, B का नंबर आता, फिर B का बनता, B का जो है B का बनता D के साथ, सो B कॉमा D एंड फिर सो ऑन। आप जानते हैं ये सब कुछ नया नहीं है ना। फिर उसके बाद S का D के साथ,
और इस वे में ये चलता रहता है ना। तो ये जो बन के आते, व्हाट वाज दिस, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बदौलत क्या क्रिएट होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन पेयर प्रोडक्ट की बदौलत क्या प्रोड्यूस होता है, ऑर्डर्ड पेयर। आप देखो ना ये जो चीज है, व्हाट आर दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर है, पेयर है ये, कॉमा के बाद एक, कॉमा के बाद वो, एक बंच बन के आ रहा है, पेयर बन के आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर। ऑलराइट, एक और चीज क्या कि रिलेशन जो है, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब जैसे देखिए, आपने जब यहां पर ए क्रॉस बी लगाया, कितने एलिमेंट आएंगे, आपको याद होगा ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होते हैं। तो भाई इस ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है। तो यहां पर ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 25, राइट, 25 होने चाहिए। लेकिन जो ये रिलेशन है y इज कैपिटल ऑफ x, इसकी बदौलत जो हमको मिला वो कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5, है ना। देखिए कॉम्बिनेशन 25 बन रहे हैं कि इंडिया का डी के साथ भी है, इंडिया का डीएच, इंडिया का के, इस तरीके से हर एक का जो लिंक बना वो टोटल लिंक कितने बने आपके पास, 25। उन 25 में से वैलिड क्या है, जो सच्ची घटना है वो क्या है, सच्ची घटना तो ये है कि इंडिया का दिल्ली है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, नेपाल का काठमांडू है, बांग्लादेश का ढाका है, श्रीलंका का कोलंबो है। तो ये सच्ची घटना है। तो ये कितने हैं ऐसे, ऐसे 5 है, 1 2 3 4 5। क्या ये 5 इसी कॉम्बिनेशन में से निकले होंगे, यस। देखो इंडिया का दिल्ली है, राइट। उसी तरीके से जब पाकिस्तान की बात हो रही थी तो पाकिस्तान का यहां पर कराची भी आया होगा, है कि नहीं, पाकिस्तान का यहां पर कराची, पीके भी आया होगा, तो सॉरी कराची, एक्चुअली टीवी पे सिर्फ कराची 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 बम ब्लास्ट यही सुनने आता है, इसके लिए कराची आ रहा है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये देखिए पाकिस्तान का इस्लामाबाद। उसी तरीके से यहां पर नेपाल का क्या निकल के आएगा, नेपाल का निकल के आएगा काठमांडू, राइट, नेपाल का काठमांडू। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं बस जस्ट आपको पुराना रिवाइज करा रहा हूं। ये देखिए यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3। उसी तरीके से बांग्लादेश का किसके साथ आएगा, ढाका के साथ आएगा। एंड श्रीलंका का किसके साथ आ रहा है, श्रीलंका का कॉम्बिनेशन, मतलब सॉरी श्रीलंका का रिलेशन किसके साथ है, कोलंबो के साथ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ये 25 एलिमेंट हैं उसी में से ही 5 एलिमेंट निकल के आए हैं जो रिलेशन से एस्टेब्लिश किए हुए। रिलेशन क्या है, y इज द कैपिटल ऑफ x। तो समझ में आया। एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के बीच में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट होते हैं। और जब आप रिलेशन लगाते हो तो उसमें से कुछ ही रह जाते हैं वैलिड वाले, और बाकी सबको आप हटा देते हो, राइट। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, करेक्ट। कुछ नया नहीं बताया मैंने, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। अब नया क्या है उसके लिए आगे चलते हैं। तो नया ये है टाइप ऑफ रिलेशन। कितने टाइप ऑफ रिलेशन अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब खाली, कुछ है ही नहीं, खाली है। कब आप बोलोगे कि रिलेशन खाली है, ये जो रिलेशन है ये खाली है, ये कब बोलोगे, तो भाई तब बोलेंगे इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, राइट। मतलब कि रिलेशन इस प्रकार है कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब ए और ए में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट डाला और उसका जो कंक्लूजन आया, जो आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया, उससे कुछ नहीं निकला, उससे कुछ नहीं निकला। मतलब फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक रिलेशन दे रखा था x, y is such that x into y is greater than 20. x and y belongs to set A. सपोज एक रिलेशन दे रखा था और सेट क्या दे रखा था, यहां पर सेट दे रखा था 1 2 3, एक 4 और ले लेते हैं, ठीक है। ये एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और रिलेशन बोल रखा है कि x और y x एंड y सच दैट x y का जो मल्टीपल है वो ग्रेटर देन 20 आएगा। आप मुझे बताओ इस a में और दूसरे a में, क्योंकि देखो x और y दोनों ही a को बिलोंग करता है, तो यहां पर आपने सेट a लिखा, यहां पर भी सेट a लिखा, इसके एलिमेंट 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, है ना।
क्या कॉम्बिनेशन बिठाओगे? 1 और 1 का मल्टीपल क्या 20 से ज्यादा आता है? नहीं। 2 1 और 2 का आता है? 1 3 1 4 आता है? नहीं। 2 1 2 2 2 3 2 4 आता है? नहीं। 3 1 3 2 3 3 3 4 आता है? नहीं। 4 1 4 2 4 3 4 4 आता है? कोई भी ऐसे एलिमेंट का मल्टीपल, और मल्टीपल किस में होना चाहिए? वो ए और ए में ही होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट भी ए का ही है और दूसरा वाला भी ए का ही है। तो मुझे बताओ ए के ही एलिमेंट का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जिसका रिजल्ट 20 से ज्यादा आता हो? नहीं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट अगर ये 4 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, तो 20 तो वो जा नहीं रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेट ए पे ये जो रिलेशन दिया है इसका आउटपुट कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। 5 इज द आउटपुट ऑफ दिस ए क्रॉस ए, बोल सकता हूं मैं कि 5 इज द आउटपुट ऑफ दिस ए क्रॉस ए। कुछ नहीं निकल के आ रहा है, ये जो रिलेशन बता रखा है, रिलेशन के हिसाब से ऐसे कोई दो नंबर जो मल्टीप्लाई होकर 20 दे, ऐसे कोई है ही नहीं, क्योंकि लास्ट अगर 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 16 नहीं देंगे, 20 या 20 से ज्यादा तो आएंगे ही नहीं। इसलिए ये कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन, राइट। इसलिए देखो क्या बोल रखा है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छा, एक ही सेट होगा तो ए क्रॉस ए है, और अगर दो अलग अलग सेट होंगे तो ए क्रॉस बी हो सकता है। एक सेट बी और एक सी है तो ये बी क्रॉस सी हो सकता है, राइट। वो जनरली लिखा गया यहाँ पर ए क्रॉस ए, ऑलराइट। तो एम्प्टी सेट मतलब, सॉरी एम्प्टी रिलेशन मतलब कि कंक्लूजन कुछ निकल के नहीं आ रहा। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब इसका उल्टा, खाली का उल्टा क्या है? यूनिवर्सल। मेरे पास कुछ नहीं है, इसका उल्टा क्या है? मेरे पास सब कुछ है। तो एम्प्टी का रिलेशन क्या हो गया? सॉरी एम्प्टी का उल्टा क्या हो गया? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में क्या बोल रहा है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, रिलेशन इज ए क्रॉस ए। मतलब अब इसी एग्जांपल से आप समझिए, अगर मैं यहां पर ऐसा करूं, इसी एग्जांपल में ग्रेटर देन 20 की जगह, देखिए ग्रेटर देन 20 की जगह अगर मैं इसे चेंज करके लेस देन 20 कर देता हूं, x, y इज लेस देन 20, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये यूनिवर्सल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर इस 1 का मल्टीपल इस 1 के साथ करेंगे, क्या लेस देन 20 है? यस। 1 का 2 के साथ करेंगे लेस देन 20, 3 के साथ करेंगे लेस देन 20, 1 का 4 के साथ लेस देन 20, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 का, इनमें से आप मल्टीप्लाई कर ले, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या रिलेशन लेस देन 20 ही आएगा? आएगा। तो क्या बनाइए? यूनिवर्सल। तो एम्प्टी का उल्टा क्या? यूनिवर्सल। तो ये जो रिलेशन है ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर जो भी आ रहा है, जो भी आपने कॉम्बिनेशन बिठाया, सब इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली बन ही रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया? एम्प्टी का उल्टा यूनिवर्सल। क्लियर? ओके। उसके बाद तीसरा, a relation R in a set A is called reflexive if A, A belongs to R for every A belongs to A. रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्शन जानते हो क्या होता है? रिफ्लेक्शन, परछाई। अगर कॉमा के पहले ए है तो कॉमा के बाद वाला भी ए होना चाहिए, परछाई। ये शीशा लगा है यहां पर, शीशे के इस तरफ मैं हूं तो शीशे के उस तरफ भी मैं ही होना चाहिए। रिफ्लेक्शन उसी को तो बोलते हैं। मतलब कि एक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर सेट ए है 1 2 3। अब इसके एलिमेंट क्या है? 1 2 एंड 3। अब किसी ने यहां पर एक रिलेशन बना के दिया ऐसा 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3, एक रिलेशन बना के दिया। आपको सिंपली एक चीज चेक करनी है कि ए के जो ये एलिमेंट है क्या उनका रिफ्लेक्शन है? जैसे फॉर एग्जांपल 1, तो 1 तो कॉमा के पहले वाला भी 1 होना चाहिए, कॉमा के बाद वाला भी 1 होना चाहिए, है ठीक है। अब दूसरा क्या है? 2, तो कॉमा के पहले वाला भी 2 होना चाहिए, कॉमा के बाद वाला भी 2 होना चाहिए। एक ऐसा ऑर्डर पेयर आपको ढूंढना है। अच्छा ये 3 है, कॉमा के पहले भी 3 होना चाहिए, कॉमा के बाद वाला भी 3 होना चाहिए, है। बाकियों से अपने को कोई मतलब नहीं। इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो वो तीनों का रिफ्लेक्शन किसी एक ऑर्डर पेयर में होना ही चाहिए। वैसे तो मल्टीपल टाइम्स आप किसी चीज को लिखते नहीं हो, है ना। तो जैसे यहां पर क्या है, 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है, बस इतना चेक किया, हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। आप क्या बोलोगे? ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, राइट। अब अगर किसी ने ऐसा किया कि यहां से इसको उड़ा दिया, इस 3 3 वाले को उड़ा दिया, किसी ने इस 3 3 वाले को उड़ा दिया और बोला कि रिफ्लेक्सिव है, तो 1 का तो इमेज दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 का भी दिख रहा है, 2 2 पर 3 का नहीं दिख रहा है, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे? नहीं भाई ये नहीं है, क्योंकि 3 को लेकर के यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ में आया आपको? तो हर एक एलिमेंट क्या बोल रखा है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट पे चेक करना है आपको कि क्या उसका ए है, क्या उसका ए है। तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको 3 भी लिखना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए आपको दिखना चाहिए, आपको ए कॉमा ए दिखना चाहिए, क्लियर। उसके बाद दूसरा सिमेट्रिक, इफ a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a2 कॉमा a1 बिलोंग्स टू r। आप उसको सिमेट्रिक तब बोलोगे अगर आपको a1 a2 दिखाई दे रहा है और साथ साथ आपको a2 a1 भी दिखाई दे रहा है। a1 a2 दिखाई दे रहा है, साथ में आपको a1 a2 दिखाई दे रहा है, साथ में आपको a2 a1 भी दिखाई दे रहा है, राइट। तभी आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिक है, तभी आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है। एक एग्जांपल से जैसा इसको समझते हैं, टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के लिए यहां पर सेट ए है 2 3 4, सपोज दिस इज अ सेट 2 3 4। अब किसी ने इसका एक रिलेशन बना के दिया आपको, रिलेशन, तो रिलेशन उसने बना के दिया 2,2, फिर उसके बाद 2,3, 3,2, बस इतना ही सामने वाले ने आपको रिलेशन बना के दिया। आपको बस चेक करना है कि अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, है 2,3 है 3,2 भी होना चाहिए। और पहला वाला देखो 2,2 है तो इसका रिवर्स भी क्या होगा 2,2, तो दो बार कौन लिखता है, तो मतलब इसका तो अपने आप में 2,2 का उल्टा कर दो तो वो तो 2,2 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2,3 का 3,2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि ये सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। एक और चीज देख लो, सपोज किसी ने ऐसा लिख दिया 2,2, यहां पे लिख दिया 2,3, फिर यहां पे लिख दिया 3,2, यहां पे लिख दिया 2,4, 2,4। अब आप एक चीज देखो 2,2 सिमेट्रिक है क्योंकि 2,2 का 2,2 ही आएगा, 2,3 है तो 3,2 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। 2,4 है बट 4,2 नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है, जैसे पिछले वाले में रिफ्लेक्सिव में क्या था, आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता था, फॉर एवरी एलिमेंट। जैसे अगर हम बात करते रिफ्लेक्सिव की तो इसका रिफ्लेक्सिव कैसा बनता, 2 2 3 3 4 4, बाकी एलिमेंट जो भी हो उससे मतलब नहीं, पर 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, जो रिलेशन या जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है, क्या उसका रिफ्लेक्शन है कि नहीं है। जैसे ये 2 2 का तो 2 2 ही होगा, 2 3 सॉरी रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं, इसका सिमेट्री होना चाहिए, तो 2 2 की सिमेट्री तो 2 2 ही होगी, 2 3 की सिमेट्री क्या है 3 2 है, 2 4 की सिमेट्री 4 2। अगर वो सामने वाला आपको यहां पर 4 2 डाल के दे देता तो आप बोलते कि हाँ भाई ये भी सिमेट्रिकल है। एक पॉइंट आपको चाहिए जहां पर आप सामने वाले को गलत प्रूफ कर सको, वो ढूंढो। तो यहां पर हमने देखा 2 2 का 2 2 होना चाहिए है, 2 3 का 3 2 होना चाहिए है, तो यहां कोई पॉइंट नहीं मिला, ठीक है सही है। यहां पर देखो, यहां पर सही है, यहां पर सही है, यहां पर सही है, ये गड़बड़ हो गई क्योंकि अगर 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट यहां पर आपको मिल जाए तो आप उसको खत्म कर डालोगे। हाँ यहां पर अगेन पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते थे, जैसे 2 3 बन सकता था, 3 4 बन सकता था। देखो जैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पर क्या है, 2,3 है, 2,3 है, 3,4 है, 4,2 है ना, तो 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए। ऐसा अगर कोई यहां से इस कॉम्बिनेशन को उड़ा देता है, इस बीच वाले को उड़ा देता है, तो इसे भी उड़ाना होगा ताकि उसकी सिमेट्री बरकरार रहे, ताकि उसकी सिमेट्री बरकरार रहे। आप ऐसा समझ लो कि जैसा ये एक रॉड है, आप ऐसा समझो कि यहां पर एक रॉड है, इस रॉड में यहां पर फल लटके हुए हैं 1 2 3, यहां से भी फल लटके हुए हैं 1 2 3, ठीक है। अगर कोई यहां से एक उड़ाता है तो सिमेट्री बनाए रखने के लिए आपको यहां से एक उड़ाना पड़ेगा। क्या अभी भी सिमेट्रिकल है? यहां से किसी ने दूसरा भी उड़ा दिया तो आप भी यहां से दूसरा उड़ा दो, सिमेट्री अभी भी है। यहां से तीसरा उड़ा दिया, सामने वाले फिर यहां पे भी तीसरा उड़ा दो, अभी भी सिमेट्री है, वही खेल है यहां पर। ये नहीं तो ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। किसी ने ये उड़ा दिया तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्री देखनी है आपको यहां पर, यू हैव टू सी द सिमेट्री। आपको ये नहीं देखना है कि कॉम्बिनेशन सभी है कि नहीं है, ठीक है, आपको बस देखना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो ये सेकंड वाला सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर वाला सिमेट्रिकल है। नाउ द थर्ड वन इज तो थर्ड वन है आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर a1 a2 बिलोंग्स टू r, a2 a3 बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a1 एंड a3 बिलोंग्स टू r। मतलब कि यहां पर रिलेशन में देखिए, अगर किसी ने ऐसा लिखा है कि 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी आपको दिखना चाहिए। अगर 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी दिखना चाहिए। क्यों? a1 a2 a3, तो इसका मतलब a1 और a3 भी दिखना चाहिए। आप इसको ऐसा समझिए, जैसे
अगर ए बी दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, तो इसका मतलब ए और सी भी होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे ये ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं है तो नहीं है। फिर तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन अगर यहीं पर आप कुछ और ऐड कर दो, या सामने वाले ने आपको ऐसा दे रखा है 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, और यहां पर 2 2 दे रखा है, तो आप बताइए, तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, पर 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऊपर वाला ट्रांजिटिव है, नीचे वाला ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया आपको? तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। क्लियर? नाउ द लास्ट वन, डेफिनेशन 4, बेसिकली ये बता रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा। तो ये बोल रखा है, यहां पर ये बोल रहा है, a relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मतलब अगर कोई एक ऐसा सेट है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसे बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉरी, सेट बोल रहा हूं, रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, याद रखना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये रिलेशन की बात हो रही है, सेट की बात नहीं है। सेट का तो कॉम्बिनेशन रिलेशन होता है, राइट? तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तभी उसको कहा जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे तो जो आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें ढेर सारे एग्जांपल्स आएंगे इक्विवेलेंस के। आपको एक रिलेशन दिया होगा और आपसे पूछेगा कि पता करो क्या ये इक्विवेलेंस है, बस चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तीनों है तो इक्विवेलेंस है। तीनों में से कोई एक अगर नहीं हुआ तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्लियर? तो इसका एग्जांपल न्यूमेरिकल्स करते करते ही आ जाएगा। ओके, अब आपके एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। 1.1 बोलता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। है क्या? तो पहला वाला देखो क्या बोल रखा है, रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 डैश डैश करके 14 तक जा रही है। डिफाइंड बाय रिलेशन एक्स कॉमा वाई। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन 1 के 1 का, है ना? तो रिलेशन यहां पर क्या दे रखा है, देखिए जरा, x, y is such that 3x minus y equal to 0। अच्छा, क्या आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो कि y is equal to 3x? लिख सकते हो y is equal to 3x। तो बनाते हैं जरा, एक बार सेट बनाते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y कितना आएगा? 1 3 3। अगर x 2 आएगा, फिर यहां पर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। चलो देख लेते हैं एक बार। अगर x2 है तो 3 2 6, अगर ये 3 है 3 3 9, अगर ये 4 है 4 3 12, है ना? अगर 5 है तो 5 3 15। क्या ये वाला आएगा 5 और 15 वाला? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्या बोल रखा है यहां पर ये बोल रखा है कि जो भी आप लोगे वो आपको इसी से ही लेना है ना? वैसे इनको एक चीज लिखना चाहिए था कि ये जो x, y है बिलोंग्स टू a। इनको एक चीज यहां पर लिखनी चाहिए थी कि x, y बिलोंग्स टू a। नहीं लिखा है, ठीक है, अंडरस्टूडेबल है कि इसी में से लेने को बोला होगा उन्होंने, ठीक है। एनीवेज, आप एक चीज देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, x2 है तो ये 6, ये 3 है, 3 3 9, 4 3 12। 5 और 15 को कैंसिल क्यों किया? क्योंकि 5 इसमें तो है पर 15 क्या इसमें आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, इसलिए ये लास्ट वाले को हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो ये रिलेशन बना, अब आप चेक करो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव यहां पर ये बोलता है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4 होना चाहिए। है क्या? नहीं है। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। है क्या? नहीं है। एक पॉइंट पे भी अगर आपने साबित कर दिया कि गड़बड़ हो गई तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर 1 3 है, 3 9 है तो 1 9 भी होना चाहिए। है क्या? नहीं है। तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं है। बस एक ही पॉइंट एनफ है, एक ही पॉइंट जस्ट एनफ है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब जैसे कि एज पर द मैथमेटिक्स रूल, आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं आपको बिना चेक किए हुए उनको आगे नहीं बढ़ना है। तो हम भी एक बार इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वाला, यस दैट्स करेक्ट, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद सेकंड इस पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड,
इसका सेकंड पार्ट, कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड x y सच दैट y इज x प्लस 5 और x की वैल्यू आपको लेस देन 4 डालनी है। एक तो नेचुरल नंबर डालनी है और दूसरा लेस देन 4 डालनी है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या आएगी? लेस देन 4। नेचुरल नंबर में शुरुआत 1 से होगी, 2 से होगी, 3 होगी और 4 डालनी नहीं है क्योंकि लेस देन 4 बोला है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 5 6। x की वैल्यू 2 है तो 5 6 7 हो जाएगी, 3 है तो 8 आ जाएगी, राइट ना? तो ये बन करके आया, रिलेशन है। तो बताइए रिफ्लेक्सिव है? 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है अगर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, है नहीं है। ट्रांजिटिव कहता है अगर 1 6 है, आगे तो कोई कॉम्बिनेशन, तो 1 6 है तो 6 और कुछ और भी होना चाहिए, वो भी नहीं है तो उसके आगे का तीसरा कंक्लूजन तो कहां से आएगा? ट्रांजिटिव भी ये नहीं है। ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? चेक करेंगे, दैट्स करेक्ट। उसके बाद तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 x, y is such that y is divisible by x। ओके, क्या बोल रखा है? y is divisible by x, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। सेकंड वाला कॉमा के बाद वाला जो है वो y है, तो y is divisible by x, मतलब कॉमा के बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कॉमा के बाद वाला 1 है तो 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 ही डिवाइड कर सकता है। बाद वाला अगर 2 है तो कौन डिवाइड कर सकता है? 1। इसका मतलब 1 3 भी हो सकता है क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर सकता है। 1 4 1 5 1 6, करेक्ट। उसके बाद अगर राइट साइड वाला कॉमा के बाद वाला 2 है तो 2 को डिवाइड एक 2 खुद कर सकता है, और कौन कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता, है कि नहीं? उसके बाद 3 का नंबर है, 3 को डिवाइड 3 ही कर सकता है। 4 को डिवाइड एक 2 कर सकता है और एक 4 खुद कर सकता है। 5 को डिवाइड 5 ही कर सकता है। 6 को डिवाइड एक 2 कर सकता है, एक 3 कर सकता है एंड एक 6 खुद कर सकता है। यही बनेगा ना? अच्छा, कुछ रिपीट तो नहीं हो गया? जैसे यहां पे 2 को डिवाइड 1 भी कर सकता था लेकिन वो ऑलरेडी आ गया तो लिखने का जरूरत नहीं है। 3 को 3 डिवाइड कर सकता है और 3 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, वो लिख दिया तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है ना? तो ये कॉम्बिनेशन बना। अब आपको बताना है, यहां पर आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या चेक करना है आपको कि 1 1 2 2 3 3 4 4 है। 1 1 दिख रहा है? दिख रहा है। 2 2 दिख रहा है? अरे दिख रहा है। 3 3 दिख रहा है? दिख रहा है। 4 4 दिख रहा है? 5 5 दिख रहा है? 6 6 दिख रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 सभी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना? 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी बात है सिमेट्री की। सिमेट्री, तो सिमेट्री कहती है कि अगर 1 1 है तो 1 1 का तो 1 1 ही होगा ना, कोई पंगा नहीं। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 का 2 1 दिखाई दे रहा है आपको? ओ नहीं दिखाई दे रहा, बस एक जगह गलत प्रूव हो गया तो गलत, तो सिमेट्रिक नहीं है ये। ट्रांजिटिव है क्या? तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है? अगर 1 1 है और 1 2 है तो 1 और 2 होना चाहिए। देखो ये 1 1 है और ये 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये खुद ही है। अगर 1 1 है 1 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, खुद ही है। मतलब ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही, तो ये सब तो खुद ही अपने आप में होंगे। ठीक है, एक बार जरा इसका चेक करते हैं। 1 2 है, ये 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 खुद ही है। 1 3 है, 1 3 है और ये 3 3 होना चाहिए, तो 1 3 अपने आप में है ही, है ना? अच्छा, ऊपर से इसका देखिए, ये 2 2 है, ये 2 4 है तो 2 4 होना चाहिए। हाँ, ये 2 4 खुद में भी है। अगर ये 2 4 है और ये 4 4 है तो 2 4 होना चाहिए, यानी ये भी कॉम्बिनेशन बैठ गया, है ना? उसके बाद और क्या बन रहा है यहां पर? 3 को देखते हैं। 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 होना चाहिए। देखो ये 1 3 है और ये 3 6 है तो 1 6 भी होना चाहिए। 1 6 है 1 6 है और ये 6 6 है तो 1 6 होना चाहिए। 1 6 ये अपने आप में ही है। आई थिंक सारे कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहे हैं। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, ये ट्रांजिटिव है।
राइट, देख लो, चेक कर लो, एक पॉइंट ऐसा ढूंढो जहां पर आप गलत साबित कर सको, बस कहानी उधर ही खत्म। तो मुझे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, तो आई थिंक ये ट्रांजिटिव है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो एक बार थर्ड वाले का चेक कर लेते हैं आंसर। थर्ड वाले का रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, दैट्स करेक्ट। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, नंबर 4, रिलेशन आर इन सेट Z of all integer defined as R x comma y x minus y is an integer। क्या बोल रखा है यहां पर फोर्थ वाले का, रिलेशन R इन सेट Z। Z मतलब क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर मतलब क्या, 1 2 3 4 -5 -2, मतलब जो फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, जो p by q के फॉर्म में नहीं होते, जो फ्रैक्शंस नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x में से y को माइनस कर दो, और ये रिलेशन किस में लगाना है, इंटीजर में से निकाल लगाना है आपको। आप एक चीज सोचो, x भी एक इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो इंटीजर में से जब इंटीजर सब्ट्रैक्ट होगा तो इंटीजर ही तो आएगा। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3 आ रहा है, राइट ना। -3 -8 करो तो कितना आ रहा है, -11, अगेन इंटीजर आ रहा है। अच्छा, इंटीजर कब नहीं आता है, अगर आप फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करो, मान लो 5 में से आप 2/3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, तो 5 3 15, 15 में से 2 गया तो 13, 13/3, तो फ्रैक्शन आया। तो इंटीजर में से जब फ्रैक्शन माइनस होता है तो फ्रैक्शन आता है, या फ्रैक्शन में से इंटीजर माइनस होगा तो फ्रैक्शन आता है। इंटीजर माइनस इंटीजर विल गिव यू इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो वो इंटीजर ही तो देगा आपको, वो आपको इंटीजर ही देगा। तो क्या है, द रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज R इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। x और y में एक इंटीजर है, तो आप एक चीज सोचो, पहला भी इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, और रिजल्ट भी इंटीजर है, तो क्या एक 1 लिख सकता हूं, दूसरे को भी 1 लिख सकता हूं, 1 1, क्योंकि 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा, 0 इज एन इंटीजर। 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि पहला वाला नंबर भी इंटीजर है, दूसरा वाला भी इंटीजर है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इंटीजर ही आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या था, सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। अच्छा, सिमेट्री क्या बोलता है, सिमेट्री बोलता है कि 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, 1, 2 लिखूं या 2, 1 लिखूं, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं या 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्या दोनों केस में इंटीजर आएगा, आएगा। अगर मान लो किसी ने लिखा 5, 6 और लिखा 6, 5, तो 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो या 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, देगा तो वो इंटीजर ही ना। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, बिल्कुल सिमेट्रिक भी है। अब 3, 7 कर दो तो 7, 3 भी तो होएगा ही, क्योंकि 3, 7, 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो या 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, और 3 और 7 अपने आप में क्या है, इंटीजर्स है, इसलिए सिमेट्रिक भी है। तीसरा क्या था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव बोलता है, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर 1, 2 है, 2, 3 भी होना, 2, 3 है, अगर जस्ट एग्जांपल से देख लेते हैं, देखिए अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए। अब आप एक चीज देखो, 1, 2 क्या रिलेशन में आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है जी। 2, 3 है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही आ रहा है, सही बात है। 1 और 3, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इंटीजर आएगा, तो 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी आ रहा है, क्या ये सभी के लिए वैलिड होगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 4, 7 है, जैसे 4, 7 है, होगा ना, इस रिलेशन में आएगा, आएगा। 7, 9 है, इस रिलेशन में भी आएगा, तो क्या 4, 9 ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 4 और 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो इंटीजर दे रहा है, 7 और 9 भी इंटीजर दे रहा है, तो 4 और 9 भी तो इंटीजर दे रहा है, इसका मतलब क्या, ये ट्रांजिटिव भी है, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव भी है, राइट। तो इसीलिए ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। तो थर्ड वाला, ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। उस वक्त हम बोल रहे थे कि इक्विवेलेंस का भी आगे चलते हुए एग्जांपल आएगा, आगे एग्जांपल, यस। तो फोर्थ वाला इज एन इक्विवेलेंस, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, करेक्ट। पांचवे पे आते हैं,
फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन इज relation R in the set A of human being in a town at a particular time is given by। तो ये जो रिलेशन R in set A है, ये set A जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, एक टाउन में रहने वाले ह्यूमन बींग। अब इसमें पहला रिलेशन क्या दे रखा है, x, y such that x and y work at the same place। अब मुझे एक बात बताइए, x and y work on the same place, अगर x एंड y वर्क ऑन द सेम प्लेस, देखो x भी एक इंसान है और y भी एक इंसान है, और बात किसकी हो रही है, सेम प्लेस की हो रही है, एक ही जगह पर की बात हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना होगा कि अगर मैं पर्सन नंबर 1 की बात कर रहा हूं तो बदले में 1 1 होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, इंसानों को ऐसा नाम दे देते हैं, एबीसी का नाम दे देते हैं, एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, एक सी और एक डी, सपोज 4 इंसान की बात करते हैं। एक्स एंड वाई वर्क ऑन द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क ऑन द सेम प्लेस, तो क्या यहां पर ए कॉमा ए बन सकता है, बिल्कुल, बी कॉमा बी बन सकता है, सी कॉमा सी बन सकता है, डी कॉमा डी बन सकता है, बन सकता है, क्यों, मैं यहां हूं और मैं भी यही हूं, बन सकता है ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि लेना तो एक ही होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए कॉमा के पहले वाला भी वही होता है, कॉमा के बाद वाला भी वही। राम और श्याम मुंबई में रहते हैं, ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, ओके चलता है, राम और श्याम मुंबई में रहते हैं। कोई बोले राम और राम मुंबई में रहता है, अब भाई पहला वाला भी राम है और दूसरा वाला भी राम है, और अगर मुंबई में रहता है तो राम और राम मुंबई में रहता है ऐसा बोलो, या ऐसा बोलो कि राम 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 मुंबई में रहता, बात एक ही की जा रही है ना, हो सकता है ना, वो बोल सकते हैं ना, यहां या तो हम हैं या तो हम ही हैं। वो एक मूवी थी शौर्य, उसमें वो ब्रिगेडर बोलता है ना, यहां या तो हम हैं या तो हम ही हैं, वही किस्सा है यहां पर, हो सकता है ना, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, यहां या तो हम हैं या तो हम हैं, तो रिफ्लेक्सिव ये है। दूसरा सिमेट्रिक। अब आप एक चीज सोचिए, अगर ए एंड बी एक ही टाउन में रहते हैं तो बी और ए एक टाउन में रहते हैं, बिल्कुल। कोई बोले राम और श्याम मुंबई में रहते हैं, या कोई बोले श्याम और राम मुंबई में रहते हैं, एक ही बात है, लिखा जा सकता है ना, ये इसका मतलब सिमेट्रिक है। और सिर्फ राम ही श्याम क्यों, बी और सी को ले लो, बी कॉमा सी तो सी कॉमा बी, एक ही बात है, तो सिमेट्रिक भी है ही। एक और चीज देखिए, अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी हो गया। अगर राम और श्याम मुंबई में रहते हैं, श्याम और कृष्ण मुंबई में रहता है, इसका मतलब राम और कृष्णा भी तो मुंबई में रहते हैं, है कि नहीं। तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऊपर वाला भी ऐसे था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, समझ में आया। सेकंड बी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई जो है वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है इसका भी सेम ही केस बनेगा, क्योंकि सेम प्लेस बोलो सेम लोकेलिटी बोलो एक ही बात बनेगी, तो RST इसका भी हो गया। हाँ, एक बार चेक जरूर कर लेंगे, फिफ्थ का पहला वाला RST है, सेकंड वाला RST है, तीसरे वाले पे आ जाते हैं, थर्ड वाला समझ में आया आप लोग को, थर्ड वाले पे आ जाएंगे। x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, ठीक है जी। तो देखो रिलेशन क्या बना इस C वाले का, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, तो अगर y 2 है मान लेते हैं तो ये 9 होएगा, मान लेते हैं x is 7 सेंटीमीटर taller than y। अगर ये 9,2 है, सॉरी, अगर ये 9,2 है तो मुझे बताओ क्या यहां पर 9,9 ऐसा हो सकता है क्या यहां पर 9,9 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट वाला टॉलर है और राइट वाला शॉर्टर है, लेफ्ट वाला टॉलर है और राइट साइड वाला शॉर्टर है, टॉलर और शॉर्टर बराबर नहीं हो सकते, मतलब 9,9 नहीं हो सकता, 2,2 नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट वाला बड़ा है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकल है,
क्योंकि लेफ्ट वाला टॉलर है, राइट वाला शॉर्टर है। टॉलर वाले को लेफ्ट में लिखना है, शॉर्टर वाले को राइट में लिखना है। उल्टा कर देंगे तो चलेगा? 9,2 को 2,9 कर देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला टॉलर होना चाहिए, पर लेफ्ट वाला शॉर्टर हो गया और राइट वाला टॉलर हो गया। सिमेट्रिकल है? नहीं है। उसके बाद तीसरा क्या था? ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए एक काम करते हैं, ऐसा लेते हैं, अगर ये 2 है तो ये 9 है, अगर ये 9 है तो ये कितना होना चाहिए? 9 + 7, 7 और 7 14, 15 16, बराबर ना? क्योंकि लेफ्ट वाला राइट साइड से, कॉमा के पहले वाला कॉमा के बाद वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो ये 2 है तो ये 9 है, ये 9 है तो ये 16 होना चाहिए, क्योंकि 9 में 7 प्लस करो, 7 और 7 14, 15 16 ये है। तो मुझे बताओ क्या ये 16,2 हो सकता है क्या? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 का है। 16 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या ये 7 का है? जी नहीं, ये 7 का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्योंकि लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक ये बोलता है कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, एक्स टॉलर होना चाहिए वाई से। यहां पर एक्स टॉलर है नो डाउट, लेकिन 7 सेंटीमीटर से नहीं है, बहुत ज्यादा से। इसीलिए अगर हाँ ऐसा होता x इज टॉलर देन y, तब ये ट्रांजिटिव होता, क्योंकि टॉलर तो है ना, लेकिन उन्होंने बोला कि 7 ही होना चाहिए, तो वो नहीं है भाई। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, तीनों में से कुछ भी नहीं है ये। ठीक, एक बार चेक कर लेंगे, यस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। उसके बाद डी वाले पे आते हैं। डी वाला बोलता है रिलेशन सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। तो मैं लिखता हूं सपोज a, b, तो x a यहां पर क्या होगा? y होगा, वाइफ होगा, और b यहां पर कौन है? हस्बैंड होगा। अगर x वाइफ है और तो इसका मतलब क्या है? y हस्बैंड है। तो a, b है, तो मुझे बताओ क्या यहां पर आपको a, मिल सकता है क्या? क्योंकि पहला वाला रिप्रेजेंट करता है वाइफ और दूसरी भी रिप्रेजेंट करता है यहां पर वाइफ। मतलब अगर मैं लिखता हूं a, इसका मतलब दोनों ही वाइफ वाइफ हो गया। अरे वाइफ वाइफ मतलब ये देखिए, ये ऐसा कॉमा के बाद वाले को क्या ट्रीट करना चाहिए? हस्बैंड। देखो a, b है ना, अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए इसको a, डाल देता हूं, तो लेफ्ट वाला वाइफ और राइट वाला हस्बैंड है। पहला वाला केस बोलता है राइट साइड वाली वाइफ। कोई औरत अपनी ही वाइफ हो सकती है क्या? कोई औरत अपनी ही वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए a, एग्जिस्ट कर सकता है क्या? क्योंकि लेफ्ट वाला वाइफ है, राइट साइड वाला तो पक्का हस्बैंड होगा ना, और हस्बैंड है तो मेल है और वाइफ क्या है? फीमेल है। तो जब आप a, लिखते हो तो लेफ्ट वाला भी फीमेल, राइट वाला भी फीमेल, तो फीमेल हस्बैंड कैसे हो गया? इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि a, बनेगा ही नहीं। लेफ्ट वाली वाइफ है, राइट साइड वाला हस्बैंड है, तो मेल फीमेल का चक्कर है, दोनों ही फीमेल रख दोगे तो फिर हस्बैंड वाइफ का होएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक। अच्छा a, b को क्या मैं b, a लिख सकता हूं? तो इस कॉमा के पहले वाला वाइफ हो जाएगा और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? हस्बैंड। तो मुझे बताओ यहां पर a वाइफ और b हस्बैंड है, सडनली ऐसा हो जाएगा क्या कि b वाइफ बन गई, अब हस्बैंड वाइफ हो गया और वाइफ हस्बैंड हो गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ये। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी ये नहीं है, सिमेट्रिक भी ये नहीं है, क्योंकि जो वाइफ है वो वाइफ ही रहेगी, वाइफ हस्बैंड नहीं बनने वाला। इंटरचेंज नहीं कर सकते, कल के दिन ऐसा कर दिया कि वाइफ को हस्बैंड बुला रहे हो, हस्बैंड को वाइफ नहीं, वैसा नहीं कर सकते ना। करेक्ट, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा, आप एक चीज देखो यहां पे, सपोज 3 ले लेते हैं, a, b, b, c, a, c। अगर a, b, c है और अगर a, c एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रांजिटिव होता है। अब जरा यहां पर देखते हैं क्या ये किस्सा है। a यहां पर वाइफ है और b हस्बैंड है। सेकंड केस में b वाइफ हो गई और फिर यहां पे c हस्बैंड हो गया, और ac करते हो तो a यहां पर वाइफ है और c यहां पर क्या है? हस्बैंड है। ठीक है, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, चलेगा। a वाइफ है, चलेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर b हस्बैंड का काम कर रहा है और यहां पर b वाइफ बन गया, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला तो वाइफ है ना।
यहां पर बी हस्बैंड है, और अगर आप ए कॉमा बी का बी कॉमा सी लिखते हो ताकि ए कॉमा सी बन पाए, तो गड़बड़ हो जाएगी, यहीं पर ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बी हस्बैंड का काम कर रहे हैं, सडनली यू आर सेइंग कि इस केस में बी वाइफ हो गई, यहां पे हस्बैंड था बी और यहां पर वाइफ हो गई, ये तो यहीं गलत हो गया। तो फिर जो तीसरा वाला केस है ये तो बनेगा ही नहीं, मतलब ट्रांजिटिव भी आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्टिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ये क्यों नहीं है? क्योंकि वाइफ खुद की वाइफ नहीं हो सकती, हस्बैंड खुद का हस्बैंड नहीं हो सकता। सिमेट्रिक ये इसलिए नहीं है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ फिक्स हैं, इंटरचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज उसको नहीं कर सकते। जैसे भाइयों में होता है, ये मेरा भाई है मैं उसका भाई हूं, सिमेट्रिक है ये, वो मेरा भाई है मैं उसका भाई हूं, सिमेट्रिक है। लेकिन हस्बैंड वाइफ में ऐसा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ में ऐसा है कि मैं उसका हस्बैंड हूं, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, राइट? तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव में ऐसा होगा कि पहले में जो हस्बैंड का काम कर रहा है अगले वाले में वो वाइफ बन जाएगा फिर, पर वो तो होता नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी ये नहीं है, राइट? सो दिस इज आरएसटी, दोनों में से, तीनों में से ये नहीं है। अब उसके बाद चेक कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला x, y such that x is father of y। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसी के जैसा इसका भी केस आने वाला है? भाइयों में चलता है, वो मेरा भाई है मैं उसका भाई हूं। फादर में चलता है क्या, वो मेरा बाप है और मैं उसका भी बाप हूं? ऐसा तो नहीं होता, बाप खुद का बाप भी नहीं होता, फादर खुद के फादर भी नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि फादर खुद का फादर नहीं होता इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि फादर के मामले में आप फिर ऐसे लेकर ना ए कॉमा ए, तो बच्चा भी वही है और फादर भी वही है, नहीं चलेगा। सिमेट्रिक, वो मेरे फादर और मैं उनका फादर हूं, ये भी नहीं चलता। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या है देखो जरा, ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी, ए यहां पर फादर है तो बी यहां पर कौन है, सन। उसके बाद बी कॉमा सी, इस बार अब बी फादर हो गया और सी यहां पर क्या हो गया, सन हो गया। चलता है ना? जो आज किसी का फादर है कल कभी वो किसी का बेटा भी हुआ करता था, चलेगा ना? ये वाइफ वाले केस में ये नहीं चलता, फादर के केस में तो चल सकता है। जो आज किसी का फादर है वो कभी किसी का बेटा हुआ करता था। इसका मतलब क्या ए कॉमा सी एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ए यहां पर फादर रिप्रेजेंट कर रहा है और सी यहां पर सन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ए भी है बीसी एग्जिस्ट कर सकता है ना? ए भी है बीसी एग्जिस्ट कर सकता है। पिछले वाले में बीसी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इस वाले में तो कर रहा है। ए भी है बीसी है, क्या एसी पॉसिबल है? क्योंकि ए यहां पर फादर है और सी यहां पर सन है। पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पर इस सन का तो ये ग्रैंड फादर हुआ, फादर भी नहीं हुआ, ग्रैंड फादर हो गया। ये इसके फादर और इसके फादर ये, तो सी का तो ये ग्रैंड फादर हो गया ना। तो ए और सी में क्या है कि ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, पर ये क्या बोल रहा है, एक्स इज द फादर। तो यहां पर ये प्रॉब्लम हो गई, ग्रैंड फादर को लेकर के हो गई। सी ए ग्रैंड फादर है सी का, पर ये इन्होंने क्या बोला, फादर होना चाहिए, पर फादर तो ये है नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, समझ में आया? तो बड़े आगे कोई ज्यादा पंगा नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट कॉमा के पहले होना चाहिए और कॉमा के बाद होना चाहिए। दूसरा, सिमेट्रिक में ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में ए बी है बीसी है तो एसी भी होना चाहिए।